निरंजन पोद्दार जी, क्योंकि काशी को मिनी बंगाल भी कहा जाता है और ऐसे में प्रधानमंत्री का आज वहां मौजूद होना, जब अंतिम चरण का रण इस वक्त पश्चिम बंगाल में चल रहा है, क्या संकेत है? देखिए वंदना जी, निश्चित रूप से पूर्वी भारत का या यूं कहें कि आध्यात्मिक राजधानी जिस तरीके से बनारस को कहा जाता है और बनारस के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की जो अभी तस्वीरें आ रही है, पूरे देश को एक संदेश जाता है और यही संदेश कहीं ना कहीं बंगाल के मतदाताओं को भी पहुंच रहा होगा। पहली बात। दूसरी बात, अभी जो चल रही है बंगाल में चुनाव की चर्चा, देखिए आपको इस चीज को देख करके आप इस चीज से सहसा ही सहमत हो जाएंगे कि इस बार जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं एक अलग प्रकार का चुनाव है, क्योंकि आज जिस तरीके से सुरक्षा बलों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं और ये देख करके बंदा बड़ा आश्चर्य होता है कि जो टीएमसी या टीएमसी के समर्थक जो कहते हैं वो कहते हैं कि इतने सुरक्षा बल लगा करके वहां भय का माहौल पैदा कर दिया। मेरे को तो आज तक एक चीज समझ में नहीं आई कि आदमी देसी बमबाजों के बीच में अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है या सुरक्षा बलों के बीच में अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। तो आज अगर वहां पे इतनी सेंट्रल फोर्सेस अगर वहां पे लगाने से ये कहते हैं माहौल असुरक्षित हो गया, तो इससे ये चीज अंदाजा लगाई जा सकती है कि मंतव्य या इससे पहले कि जो चुनाव है वो कैसे रहे होंगे। और दूसरी बात आपको ये चीज भी दिखाई देगी, देखिए 2-3 बिंदुओं पे मतलब यहाँ पे प्रकाश डालूंगा। पहला, ममता बनर्जी पिछले 6 महीने से ममता बनर्जी की राजनीति के ऊपर अगर आप गंभीरता से अगर उसको अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे जो ममता बनर्जी कभी आक्रामक राजनीति किया करती थी, 6 महीने पहले वो आक्रामक राजनीति के मूड में थी, चाहे एसआईआर के मुद्दे को लेकर के, चाहे तमाम चुनाव आयोग के मुद्दे को लेकर के। उसके बाद में वो रचनात्मक राजनीति के मुद्दे पे आई और अब कहीं ना कहीं रक्षात्मक यानी कि विक्टिम कार्ड खेल रही है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो इससे आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं बंगाल के अंदर उनको भी आभास हो रहा है कि इस बार जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं बदलती हुई दिख रही है। रही बात जो अभी बंगाल के अंदर इस बार जो चुनाव हो रहा है, मैं इन चुनावों को 2011 के चुनावों से मिला करके जब मैं देखता हूं तो 2011 से पहले आपको पता होगा वहां पे जिस तरीके से वामपंथी सरकार थी और ऐसा ही वहां पे भय का वातावरण एक बना हुआ होता था। 2011 के अंदर जो तत्कालीन गृह मंत्री प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने इसी तरीके से बंगाल के अंदर सेंट्रल फोर्सेस और पूरा जाब्ता और इंतजाम करके वहां पे चुनाव करवाया था। उस समय ममता बनर्जी बड़ी खुश थी और उस समय ममता बनर्जी जनता से यही कह रही थी कि अब मल्होत्रा जी सुरक्षा एजेंसियों से, क्योंकि एनआईए की भी वहां पर कहा जा रहा है कि मॉनिटरिंग हो रही है और जो सीआरपीएफ की तैनाती वहां पर की गई है, उससे परेशानी क्या है? क्योंकि बार बार टीएमसी के कई नेताओं को हम सुन रहे हैं। मैं 10 सेकंड एक बात और कहना चाह रहा था, जल्दी से पूरा कीजिए, उसके बाद सुमित जी जवाब देंगे। हाँ, तो 2011 के अंदर ममता बनर्जी जिस मुद्दे को लेकर के वहां पे सत्ता में आई, तो आप ये मान के चलिए कि वहां पे रिजीम तो चेंज हुई लेकिन रीजन चेंज नहीं हुआ। चुनाव की जो वहां की जो राजनीतिक परिस्थितियां वो जस की तस बनी रही। जो वामपंथी कैडर था वो सारा का सारा टीएमसी कैडर बन गया। वही टोलेबाजी, वही वहां पे सारी की सारी वो कटमनी, वही सारा का सारा खेल। ठीक है निरंजन पोद्दार जी, बड़ा अच्छा लग रहा है कि बीजेपी और टीएमसी के जो नेता हैं वो बड़े मृदु भाषी तरीके से एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। ऐसी भाषा होनी चाहिए और अपने तर्क आप रखिए, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि आपस में भिड़ जाते हैं और गाली गलौज। देखिए वंदना जी, हमारे इनसे कोई लड़ाई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारे मतभेद बिल्कुल मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, बोलिए देखिए वंदना जी। हाँ देखिए वंदना जी, पिछले कुछ वर्षों के अंदर भारत के अंदर क्या परिपाटी बन गई कि मतदान से पहले ही पता चल जाता है कि कौन सा वोट मेरा है, कौन सा वोट उसका है। हाँ। तो उसके बाद में तो चुनाव करवाने की जरूरत ही नहीं है, शपथ दिलवा दीजिए खाली लोगों की, अपने आप के हिसाब से जनसंख्या की गिनती कर लीजिए, वहां पे मेरा इतना वोट है, इनका इतना वोट है। अरे भाई एसआईआर की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है, यहाँ पे तो 2 करोड़ लोगों के वोट कटे हैं। तो यहाँ पे किससे शिकायत करेंगे? और गाजियाबाद की जो लोकसभा संसदीय सीट है वंदना जी, वो तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक आती है, जिसके अंदर 90,000 वोट कट गए। तो वो वोट किसके कटे होंगे?
नहीं, क्या मान रहे निरंजन जी? निरंजन जी सुनिए, ऐसा यार एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में कि नहीं है? देखिए ऐसा है वंदना जी, आप मुद्दा चाहे किसी भी चीज को बना दीजिए, मेरा तो यह मानना है कि बंगाल में अगर 6.25 करोड़ लोगों को चुनाव आयोग ने वोट देने योग्य समझा है और 27 लाख लोगों को अगर संदेहास्पद स्थिति के अंदर बाहर रखा है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर चुनाव आयोग अगर किसी को वोट देने का अधिकार से रोकता तो 6.25 करोड़ लोगों को वो अधिकार क्यों देता है? और फिर इसकी मॉनिटरिंग तो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, इसकी मॉनिटरिंग तो पूरे देश के जो पूर्व न्यायाधीश है उनका पूरा का पूरा बंगाल के अंदर वो पैनल कर रहा था। अब ये जो अभी चर्चा कर रहे थे कि बेटा और बेटी का नाम है, बाप और मां का नाम नहीं है, तो बेटा अगर किसी ने मान लीजिए दुर्भावनावश अगर किसी का नाम काटा है तो फिर वो बेटा और बेटी का नाम भी काट देता। कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्री सिस्टम में कमी है ना। अगर पासपोर्ट आप बनवाने जाते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपका नाम आ जाएगा, लेकिन आपके माता पिता के पास डॉक्यूमेंट में कोई कमी अगर पेश करने में कोई कमी हो जाएगी, उनका नाम इलेक्शन से पहले भी वोट डाला होगा निरंजन जी, इस इलेक्शन से पहले भी वो लोग वोट कास्ट करते रहे होंगे, डॉक्यूमेंट्स में तब कमी नजर नहीं आई, ये सवाल पूछा जा रहा टीएमसी की ओर से। ऐसा है वंदना जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं बता रहा हूं, ठीक है, इनकी बात पूरी हो जाए। सुमित जी आ रही हूँ आपके पास। निरंजन जी जल्दी से एक चीज बताइएगा, माँ बाप पहले आए थे या बेटा पहले आया था? बेटा पहले आया था या माँ बाप पहले आए थे? इसके ऊपर सुनिए बताइएगा। हाँ मैं बताता हूं। देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ जो संवैधानिक सिस्टम है इसके अंदर माँ बाप ये सब चीजें सेकेंडरी है, कागज प्राइमरी है। बेटे के पास पूरे हैं तो बेटा एग्जिस्ट करता है। अगर बाप के पास कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, फलाना कार्ड, डिपकार्ड, यानी कि उसके पास डॉक्यूमेंट्री सिस्टम नहीं है, तो संविधान उसको एग्जिस्ट नहीं करता। वो संवैधानिक रूप से वो का नागरिक नहीं है भाई। आप इस चीज को समझ कर अजीब बात हो तो ये संविधान मैंने थोड़ी बनाया है, अजीब जिन्होंने बनाया उनसे बात कीजिए। अगर मान लीजिए आप कहीं पे भी जाते हैं अपनी आइडेंटिटी ठीक है, मुझे लगता है इससे आगे बढ़ना चाहिए। सुमित जी बोलिए, उसके बाद आइडेंटिटी नहीं है, वो बिना आइडेंटिटी जो वो कमान में नहीं है, वो नागरिक नहीं है।